To all of you. Today our topic is basis and dimension. Basis and dimension. So let's start with the definition of basis set. Basis. Let B be a subset of a vector space V over F, then B is called a basis of V or basis set of V if B is linearly independent set, and second one, L of B is equal to B. वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट बेसिस सेट कब बनाता है? जब उसके पास दो प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट वन, सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा L of B V के बराबर होना चाहिए, स्पेस के बराबर होना चाहिए. L of B को V के बराबर कब कहते हैं? जब B सेट स्पेस को जनरेट करता है. तो इसकी जगह हम डेटेस करके ये भी लिख सकते हैं B जनरेट्स V. अब सबसेट को इंडिपेंडेंट होना है तो आपको मालूम है, कल हमने पढ़ा था, अगर किसी सेट में वेक्टर स्पेस के किसी सबसेट में जीरो मेंबर इन्वॉल्व होता है तो वो सेट हमेशा डिपेंडेंट होता है. ठीक है, जीरो की कंट्रीब्यूशन सेट को डिपेंडेंट सेट बनाती है. इसलिए कभी भी आपको वेक्टर स्पेस का सबसेट मिलेगा जिसे आपने बेसिस सेट चेक करना है तो उसमें जीरो की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिस सेट की रिक्वायरमेंट है कि बेसिस सेट कैसा होना चाहिए? हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन भी हमने कल पढ़ी थी. सपोज आपके पास कोई सेट है हैविंग n वेक्टर्स, से v1 v2 vn. इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कब बोला जाता है? जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर्स मिलेंगे. वो स्केलर्स हम कहां से लेते हैं? अल्फा 1, अल्फा 2, so on to अल्फा n belongs to field such that इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 so on to अल्फा n vn अगर हम जीरो मेंबर के बराबर रखते हैं, इसको सॉल्व करने पे इन सभी स्केलर्स की वैल्यू जीरो के बराबर आनी चाहिए. से अल्फा 1 कैसा आना चाहिए? 0, अल्फा 2 so on to अल्फा n is equal to 0. अगर सभी स्केलर जीरो आते हैं देन सेट इंडिपेंडेंट होता है. इफ देयर एग्जिस्ट सम स्केलर, एटलीस्ट वन स्केलर जो कि नॉन जीरो है, देन सेट इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट. सेट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर वेक्टर्स. क्लियर? सो अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डायमेंशंस की. डायमेंशन, V vector space V is said to be finite dimensional. Vector space V is called finite dimensional if there exists a finite subset such that finite subset space को generate करता है. कैसे लिखते हैं हम? A vector space V is called finite dimensional or finitely generated if there exists some finite subset, say B finite subset होना चाहिए V का, such that L of B is equal to B. If there exists some finite subset जो स्पेस को जनरेट करे, then V is called finite dimensional. If there does not exist any finite subset so that L of B equal to B, then V is called infinite dimensional vector space. Clear? L of B equal to V implies, आप बताएंगे, कल हमने पढ़ा था L of B equal to V कब होता है? जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं. That is L of B is a subset of V and V should be a subset of L of B. जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑब्वियस रहता है,
ऑब्वियस क्यों है? क्योंकि B सबसेट है B का, सो B के मेंबर्स के कॉम्बिनेशन B में जा सकते हैं। कब? अगर B वेक्टर स्पेस है। कॉम्बिनेशन मतलब उनमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी? अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। B इज जस्ट अ सेट। अगर B वेक्टर स्पेस है तो उनके मेंबर्स के कॉम्बिनेशन B में आते हैं, अदरवाइज स्पेस में जाते हैं, है ना? क्योंकि वेक्टर स्पेस के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो B के मेंबर्स के कॉम्बिनेशन, L ऑफ B का मतलब क्या होता है? L ऑफ B कौन सा सेट है? सेट ऑफ linear combination of members of B. So linear combination of members of B, obviously in B. Reason? Since B is a subset of B. So first part is obvious. Just हमें V subset of L of B show करना होता है. V subset of L of B means every element of B can be expressed as a linear combination of the elements of B. So इसी डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं? B जनरेट्स V. क्यों जनरेट कर रहे हैं V को? क्योंकि V का हर मेंबर B के मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखा जा रहा है। जब पूरी स्पेस का कहीं से भी कोई मेंबर ले, उस सबसेट के मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख दे, सो वो एक सेट पूरी स्पेस को जनरेट करता है। ठीक है ये डेफिनेशन? सो वी नेक्स्ट डिस्कस द थ्योरम, existence theorem actually. So should I know? Yes. So let's start with that. There exists a proof that there exists a basis for each finite dimensional vector space. Say V over the field F. We have to show that for each finite dimensional vector space there exists a basis set. कोई भी finite dimensional vector space ले, उनके लिए basis set मिलना चाहिए. So, proof. Let V be a finite dimensional vector space over the field F. We know the definition of finite dimensional vector space. अभी हमने पढ़ा. V is called finite dimensional if there exists a finite subset of V which generates V. So, if V is a finite dimensional vector space, there exists some finite subset, say B, having n elements V1, V2, so on to Vn, such that B generates V, that is L of B is equal to V. If B is having 0 element, then B is always linearly dependent. और अगर B linearly dependent हो गया, तो B basis नहीं बना पाएगा. So हमने इस थ्योरम में B के मेंबर्स को नॉन जीरो लेकर चलना है. V finite dimensional vector space था, there exists some finite subset which generates V, but हम मान के चलेंगे B is having non-zero elements. Without any loss of generality, suppose that all the members of B are non-zero. बिकॉज जीरो की कंट्रीब्यूशन सेट को डिपेंडेंट बनाएगी और सेट बेसिस नहीं बना पाएगा. सो बी एक वेक्टर स्पेस का सबसेट है. सो बी की पॉसिबिलिटी है आइदर बी इज इंडिपेंडेंट और बी इज लीनियरली डिपेंडेंट. इफ पॉसिबिलिटी दोनों की है, अगर इंडिपेंडेंट हुआ, इफ बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, देन also L of B equal to B. इंडिपेंडेंट है, जनरेट कर रहा है, B सेट क्या बन जाएगा? बेसिस सेट. Therefore B is a basis set for B. So hence the theorem for this if B is linearly independent set. But if B is linearly dependent, if B is
लीनियरली डिपेंडेंट, देन तो भी हमें थ्योरम को प्रूव करना है। पूरी स्पेस में कहीं ना कहीं हमें बेसिस सेट को ढूंढना है। अगर तो बी सेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंट हुआ तो बी सेट इटसेल्फ बेसिस बनाएगा, और अगर बी की पॉसिबिलिटी रही कि वो डिपेंडेंट है, बी इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, देन डिपेंडेंट सेट की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है आप बताएंगे, आप बोलेंगे प्लीज। बी इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट इफ when all the vectors and scalars are zero. आप बताएं प्लीज, आप बताएं। If it can be expressed as a linear combination of all its preceding vectors or a linear combination of all the vectors. ओके ठीक, गुड। सबको पता चला बी डिपेंडेंट सेट कब है, अगर बी का एक मेंबर उसे उसके प्रोसीडिंग वेक्टर्स की हेल्प से लिखा जाएगा। एक प्रॉपर्टी डिपेंडेंट की क्या है कि अगर बी सेट डिपेंडेंट है, देयर एग्जिस्ट सम मेंबर इन बी, सॉरी देयर एग्जिस्ट सम मेंबर इन बी सच दैट वो मेंबर से बी के उस मेंबर को हम कैसे लिखेंगे, उसके प्रोसीडिंग मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से। सो सपोज देयर एग्जिस्ट सम मेंबर वी के इन बी, देन वी के की रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो कैसी रहेगी, प्रोसीडिंग मेंबर्स कौन से होंगे, वी के मेंबर इसका डमी मेंबर के हमने लिया है, सो वी के की रिप्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, समेशन अल्फा आई वी आई वेरीज फ्रॉम 1 to k minus 1. If B is dependent, there exists some member in B such that B can be written as its linear combination of its preceding vectors. अब क्या है, जैसे ही हमने किसी एक मेंबर को उसके प्रोसीडिंग वेक्टर से की हेल्प से लिखा, हम उस मेंबर को बी सेट से ओमिट कर देंगे। जैसे ही बी सेट से वी के मेंबर को ओमिट करेंगे और एक नया सेट बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, B1। सो B1 इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स V1, V2 so on to Vk minus 1, k को ओमिट कर दिया है, नेक्स्ट मेंबर k plus 1 and so on to Vn। If B is dependent, then there exists some member जिसे उसके प्रोसीडिंग वेक्टर्स की हेल्प से लिखा, जिस मेंबर को भी लिखा उसे B सेट से ओमिट किया और एक नया सेट बनाया। ये जो नया सेट बना है B1, ये सबसेट है किसका, B का, क्योंकि B1 का हर मेंबर कहां से आ रहा है, B से। सो B1 सबसेट है B का और B ऑलरेडी सबसेट है B का, ट्रांजिटिव रिलेशन है, सो B1 इज अ सबसेट ऑफ B। If B1 is a subset of B, then obviously L of B is a subset of B. Obvious part. Now we will show that B is a subset of L of B1. We are now going to show that V is a subset of L of B1. हम इसे प्रूव करेंगे। Prove it. Actually में हम शो क्या करने जा रहे हैं? B अगर डिपेंडेंट है, B सेट में बेसिस नहीं बनाया, स्पेस में मेंबर मिला, सेट मिला जो इटसेल्फ बेसिस सेट नहीं बना पाया। अब हमें बेसिस सेट तो ढूंढना है, हमने B1 सेट को कंसीडर किया, B1 सेट को चेक करने जा रहे हैं क्या ये बेसिस बना पाएगा। पूरी स्पेस में कहीं ना कहीं हमें बेसिस सेट ढूंढना है। सो B1 हमें सेट जो मिला वो जिसमें B सबसेट आ गया L ऑफ B1 का, सॉरी L ऑफ B1 सबसेट आ गया B का। अब हम नेक्स्ट शो कर रहे हैं B सबसेट है L ऑफ B1। अगर ये ऐसा आ जाता है, सो L ऑफ B1 is equal to V, that is B1 generates V. If B1 generates V, then B1 is a subset of V. So B1 की possibility है either independent or dependent. If B1 is independent, generate भी कर रहा है, then B1 is a basis set. B1 basis set है तो theorem complete. If B is dependent, then theorem हमारी फिर से रिपीट होगी। डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट की डेफिनेशन, कोई एक मेंबर मिलेगा B1 से, उसका नाम हम Vm रख देंगे, जिसे हम उसके प्रोसीडिंग वेक्टर्स की हेल्प से लिखेंगे। जिस मेंबर को भी प्रोसीडिंग मेंबर की हेल्प से लिखा था, रिप्रेजेंटेशन दी थी, उस मेंबर को हमने V सेट से ओमिट कर दिया था, B1 रखा था। अब इसी तरीके से उस मेंबर को B1 से ओमिट करेंगे और उस सेट का नाम B2 रखेंगे। फिर B2 सबसेट एक मिल गया V का। अब B2 सबसेट है V का, जैसे हमने डायरेक्ट डेफिनेशन लगाई थी, B जनरेट कर रहा है V को, B1 हमने शो किया जनरेट कर रहा है V को। इसी तरीके से जो छोटे छोटे सेट्स मिलेंगे वो भी स्पेस को जनरेट करेंगे।
B2 जनरेट करेगा V को, ऑब्वियस बात। अब B2 सबसेट है V का, either B2 is independent or dependent। If B2 is independent, then B2 is a basis set। If B2 is dependent, फिर ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, कभी हमें बेसिस सेट नहीं मिलेगा। डेफिनेटली, क्यों? बी सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। फाइनाइट एलिमेंट्स में क्या हो रहा है? हर स्टेज में अगर बेसिस सेट नहीं मिल रहा है, देन वी ओमिट वन एलिमेंट फ्रॉम बी, सेट छोटा होता जा रहा है। और एक ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी, अभी हमारा एक रिमूव हुआ मेंबर, दूसरा होगा, तीसरा होगा, अगर डिपेंडेंट हुआ, बेसिस नहीं मिला तो लास्ट में, क्योंकि फाइनाइट मेंबर है, फाइनाइट टाइम्स प्रोसेस को रिपीट करने पे एक ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी जब बी में सिंगल मेंबर है। अब अगर बी का एक सिंगल मेंबर है, सिंगलटन सेट है हमारे पास, से VP, सिंगलटन मेंबर सेट, मेंबर अगर नॉन जीरो हुआ तो वो हमने ऑलरेडी सपोज किया हुआ है, बी सेट में सभी मेंबर्स नॉन जीरो। सो सिंगलटन नॉन जीरो सबसेट ऑफ बी इज ऑलवेज लीनियरली